हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर स्टार्टिंग टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको कैसे बताना है, शो करना है, उसके लिए मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूँ। आप उस मैनर में इसको डिराइव करके बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको देखा है कि यहाँ पर कोई भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो हम उसको, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन है तो जो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, अगर मोटर फॉर्म में काम कर रही है तो इलेक्ट्रिकल मशीन को जो सप्लाई होगी वह क्या करेगी, मैकेनिकल आउटपुट को परफॉर्म करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी मैकेनिकल पावर में। ठीक है, देखिए हमारी जो हो गई मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे शो हो गई। ओके, अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली हमारा एक बेसिक इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हमको वन बाय वन देखना है कि इसके रेफरेंस में पूरी बातें कैसे हम इसको डिराइव करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक है, जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो क्या होगी, तो थ्री फेज जो पावर होगी वो क्या होगी, यहाँ पर थ्री फेज पावर ये हम देते हैं एन ई टू आई टू कॉस ऑफ फाइव टू से। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एन क्या है, फेज की वैल्यू, थ्री फेज है थ्री, ई टू रोटर का ईएमएफ जो कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में वहां पर है। इसके बाद आई टू रोटरी करंट, कॉस ऑफ फाई टू पावर फैक्टर। अच्छा, ये तो आपका बेसिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, जब वाइंडिंग है वहां पर तो रेजिस्टेंस भी होगा, रिएक्टेंस भी होगा और इम्पिडेंस भी होगा और उसका हमें पावर फैक्टर। तो इसके इंडिविजुअल हमको सभी के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई टू करंट क्या हो जाएगी हमारी, ई टू डिवाइडेड बाई जेड टू। जेड टू ये आपका क्या है, यहाँ पर इम्पिडेंस, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा आपका, जो आपका इसका सेकेंडरी का क्या है, दिस इज आर टू, दैट इज द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज। ओके, एट स्टैंड स्टिल। सिमिलरली x2 का स्क्वायर ये क्या होगा, रिएक्टेंस पर फेज, तो ये आपका क्या दे देगा, इम्पिडेंस। ओके, अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, E2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ओके, चलिए, तो हमको पहली चीज मालूम हो गई वन थी। इसके बाद हम cos फाई टू, cos फाई टू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, cos ऑफ फाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू मालूम है, ये वैल्यू मालूम है, एम थ्री फेज हो गए तो हमें थ्री फेज पावर पता चल गई। तो हमारा एक पोर्शन आपका यहाँ पे पता चल गया पूरा। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमको इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है ये मालूम हो गई। अब हम आते हैं इसमें मैकेनिकल डेवलप्ड जो पावर है, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर क्या होगी आपकी यहाँ पर, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ठीक है, तो ये तो आपकी हो गई मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुई। आप चाहो तो ये एक्सप्रेशन को अगर आपके चाहे तो दो तीन स्टेप इसको बढ़ा के भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये पुली, ठीक है, ये इसकी क्या होगी रेडियस, इसमें मैंने सर्कमफेरेंशियल फोर्स लगा दिया F, तो क्या होगी, ये पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टॉर्क जनरेट हो गया। टॉर्क की क्या वैल्यू हो जाएगी, फोर्स मल्टीप्लाइड है इसकी
रेडियस। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपने जब इसमें फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, वहाँ पे जो वर्क डन होगा उसको वहाँ आप कैसे शो करोगे। ठीक है, इसकी यूनिट होगी यहाँ पर न्यूटन मीटर। ठीक है, तो वर्क डन इन वन रेगुलेशन इज गिवन बाय जितना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी पेरिफेरी डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, तो ये होगा F इंटू 2πr। ओके, और ये क्या होगा, वर्क, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये चीज़ बताना है कि अब आपने जो टॉर्क वर्क डन यहाँ पे दिखाया है, तो अब आपके पास पावर कितनी मैकेनिकल के फॉर्मेशन में डेवलप हो रही है ये बताना पड़ेगा। तो जो आपका वर्क डन हो गया, ठीक है, ये आपका किसमें, वन रेवोल्यूशन। मान लीजिए कोई पर्टिकुलरली 500, 1000 और कोई मैंने जैसे बताया यहाँ पे ns स्पीड से रोटेट हो रही है, तो उतने स्पीड का जो वर्क डन होगा वो हम वहाँ शो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल F इंटू 2πr वर्क डन हो गया कि जितने रेवोल्यूशन में हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय ns। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रिअरेंज कर देता हूँ, F इंटू आर, इसको करिए, इसको करिए 2πns। तो F इंटू आर तो आपका हो गया, दैट इज द टॉर्क T, दिस इज T, और 2πns दिस इज नोन एज ओमेगा। ओके, तो यही चीज आपकी है, ये यहाँ पर मैंने शो की। तो आप चाहो तो इसको 1 by 1 शो भी कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये आपका मैकेनिकल जितनी पावर डेवलप हुई है उसको मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि अब हमको क्या करना है कि जैसा मैंने आपका बेसिक इक्वेशन बताया था कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल डेवलप पावर जितनी हो रही है। तो अब देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस बेसिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे T मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये हो गई मैकेनिकल पावर। ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर की, तो 3 टाइम्स E2 I2 cos ऑफ phi2। अब जैसे मैंने आपको 1 by 1 सभी चीज़ें एक्सप्लेन की है, तो इसको हम क्या करेंगे, वंस अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 3 E2 I2 की वैल्यू क्या थी, E2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ phi2। cos ऑफ phi2 मैंने अभी बताया था R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें, और चूंकि ये स्टार्टिंग की कंडीशन में आ रहा है तो मैं इसका एक सबस्क्रिप्ट यूज कर दे रहा हूँ ST। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया T स्टार्टिंग, इसको भी मैं T स्टार्टिंग लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए ओमेगा इज इक्वल टू कितना था, 2πns। तो यहाँ हो गया 3 E2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πns, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में। इसके बाद R2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, दो अंडर रूट है तो अंडर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो गया आपका R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ओके, ये आपका बेसिक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। क्लियर? अच्छा, तो ये आपको एग्जाम में अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करने के लिए बोला जाता है तो इसको किस मैनर में डिराइव करके बताएंगे, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि कई बार आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टी स्टार्टिंग की वैल्यू के लिए क्या कंडीशन है कि ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ओके, तब उसमें हमको सिर्फ 2 स्टेप और आगे बढ़ना है कि ये हमारा मान लीजिए कोई इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मान लो हम क्या करते हैं कि आप टी स्टार्टिंग को जो वैल्यू
वैल्यू दी गई है इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू R2 क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, और इक्वेट करते हैं 0 के। और यहाँ पर एक चीज और हम करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है दिस वन 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस, इसको हम एक नाम दे देते हैं कांस्टेंट के, ओके। तब उस कंडीशन में हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा कि स्टार्टिंग का के R2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने अभी बताया एक्सप्रेशन को, स्टार्टिंग के एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी R2 डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट टू 0 करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इक्वेट करके 0 करते हैं, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेट टू 0 करेंगे, तब हमारे पास कंडीशन बनती है R2 इक्वल टू x2, ठीक है, एक स्टेप है, ठीक है। तो आप इस तरह से दो चीज़ों को शो कर सकते हो कि स्टार्टिंग की वैल्यू और किस पर्टिकुलर कंडीशन पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो रोटर का जो रेजिस्टेंस है स्टैंड रेजिस्टेंस कंडीशन में वो इक्वल होना चाहिए उसके रिएक्टेंस के, ओके। तो ये एक तरीका है, होप ये आपके लिए मदद कर